नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विथ आवर अमेजिंग सब्जेक्ट दैट इज साइकोलॉजी. In today's psychology class, we are going to talk about this chapter that is psychological disorders. एक इंसान को मानसिक तौर पे क्या क्या अलग अलग तरह की बीमारी हो सकती है उस बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, फिर हम जाएंगे नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, फिर हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Then we are going to talk about mental wellness, mental disorders and its classification. That means उसके अलग अलग types. और फिर इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मेन पार्ट रहेगा मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जहां पे हम एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, डिप्रेसिव डिसऑर्डर, डिप्रेशन जो आजकल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, एक्सट्रीम सैडनेस फील करना दैट इज डिप्रेशन, bipolar disorder, trauma and stress related disorder, then substance related disorders and addictive disorder. यानी अगर कोई इंसान किसी ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा है, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उससे रिलेटेड क्या क्या बीमारी होती है. Then we are going to talk about schizophrenia, जो अपने आप में एक अलग ही डिसऑर्डर है. और लास्ट में हम बात करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, कि अगर किसी को मानसिक तौर पे कोई बीमारी है तो उसे हम पहचाने कैसे, और हाउ टू ट्रीट सच डिसऑर्डर्स, उसका इलाज कैसे करें. आगे बढ़ते हैं. अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर क्राइटेरिया फॉर एबनॉर्मल बिहेवियर. 11th स्टैंडर्ड में साइकोलॉजी के क्लास में हमने ये पढ़ा हुआ है कि किसी इंसान का बिहेवियर अगर एबनॉर्मल है तो उसके मेजर क्राइटेरिया क्या है. अब शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं. ओके, मेजर क्राइटेरिया में सबसे पहला है डिवियंस. डिवियंस यानी डाइवर्टेड, यानी शिफ्टेड. अगर एक इंसान का एक प्रकार का बिहेवियर है, अब अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है, तो देखो कैसा है ना कि अक्सर लोग है ना ये सोचते हैं कि भाई ये बदल गया, बट लोग ये पहचानते नहीं है कि इसका बिहेवियर एबनॉर्मल क्यों हो रहा है. जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अवस्थी सर क्लासरूम में आते हैं, तुमको बड़े प्यार से पढ़ाते हैं, बट किसी दिन अवस्थी सर बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिजूल का तुमको चिल्लाने लगते हैं. ओके, तो यहां क्या हो गया, सर के बिहेवियर में डिवियंस हो गया. नेक्स्ट, पर्सनल डिस्ट्रेस. पर्सनल डिस्ट्रेस यानी पर्सनल लेवल पे जरूर कोई ना कोई तरह का स्ट्रेस, कोई ना कोई तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट हो रहा होगा पेशेंट को. Then comes impaired functioning. Impaired functioning का मतलब उसके माइंड का फंक्शन नॉर्मल नहीं है. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल के तौर पे हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ सिचुएशंस दिए हुए हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. टेक्स्ट बुक में पहला एग्जाम्पल दिया है, हेमंत wears the same lucky blue shirt for all his major competitive exam. हेमंत नाम का लड़का है, हमेशा एक ही लकी शर्ट है उसका, ब्लू शर्ट, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही शर्ट पहन के जाता है. बताओ, देखो कितना हेमंत किस तरह की सोच रखता है. ओके, उसको लगता है वो शर्ट लकी है. नेक्स्ट, सीमा इज नॉट एबल टू फॉल अस्लीप इजीली. सीमा को इतना आसानी से रात में नींद नहीं आती. इसका मोबाइल छीन लेना चाहिए, इसका व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए. Rakesh throws pillows and pounding fist on the wall during argument if he finds himself losing ground. किसी विवाद में, किसी आर्ग्यूमेंट में जब राकेश हारने लगता है ना, तो तकिया फेंकने लगता है, सामान फेंकने लगता है, मुट्ठी दीवारों पे मारने लगता है. बताओ, राकेश बावरा हो रहा है. एनीवे, ये तो सर मजाक में बोल रहे हैं, पर बेटा कैसा है ना कि ये सेंसिटिव बातें हैं, मैं बड़े प्यार से और बड़े अच्छाई से तुमको है ना ये सारी बातें समझाऊंगा. आगे, रीना ऑलवेज एक्सपीरियंसेस फियर बट इज नॉट एबल टू स्पेसिफाई व्हाट इज सो स्कैरी. रीना हमेशा डर महसूस करती है, बट जब उससे पूछते हैं कि भाई आपको किस चीज से डर लग रहा है, तो बोलती है मैं खास कुछ बता नहीं सकती, पर मुझे डर लग रहा है. यानी इनको पता ही नहीं किस बात से इनको डर लग रहा है. अब ऐसे जो एग्जाम्पल है यहाँ हम पता नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन एग्जैक्टली नॉर्मल है, कौन एबनॉर्मल है.
क्योंकि देखो कैसा होता है ना, साइकोलॉजी है ना फिजिकल बॉडी से काफी अलग होता है। फिजिकल बॉडी में समझो तुम्हारा ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू होता है, बढ़ गया तो हाइपर टेंशन, कम हो गया तो हाइपोटेंशन। बट साइकोलॉजी में कैसा रहता है ना, ऐसे क्लियर कट लाइन नहीं रहता है जहां हमको एग्जैक्टली पता चले कि अब ये पूरी तरह से बीमार हुआ है। इसीलिए बच्चों अब ना तुमको एग्जाम में एक शॉर्ट नोट आएगा, नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। या तो ये पूछेंगे डिस्क्राइब मेंटल हेल्थ कंटिन्यूअम, डबल यू आएगा, हाँ, कंटिन्यूअम मॉडल। दिस इज कीज मॉडल ऑफ 2002, मेंटल हेल्थ कंटिन्यूअम मॉडल के हिसाब से ओके एक इंसान जब मानसिक रूप से उसके हालात बिगड़ते हैं ना, सो उसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में द पेशेंट इज एक्सट्रीमली हेल्दी, एकदम सेहतमंद रहेगा, शरीर के रूप में नहीं, माइंड के रूप में ओके। स्टेज 2 में वो इंसान मॉडरेटली हेल्दी होगा, यानी मीडियम हेल्दी है, थोड़ा मानसिक हालात गड़बड़ाना शुरू हो गया। स्टेज 3 में ये इंसान मॉडरेटली अनहेल्दी होगा, यानी मीडियम अनहेल्दी है। और स्टेज 4 में भाई ये तो एक्सट्रीमली अनहेल्दी होगा, यानी स्टेज 4 में इसकी मानसिकता तड़ी पार हो गई ओके अब इसको अच्छे से समझो, इस पे है ना एग्जाम में शॉर्ट नोट आएगा, मेंटल हेल्थ कंटिन्यूअम मॉडल। और मैं तुमको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं। स्टेज 1 को पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं, ओके, फिर हम डिस्क्राइब करेंगे स्टेज 2 को, उसके बाद बेटा स्टेज 3 एंड देन फाइनली स्टेज 4। अब हर स्टेज में तुमको है ना धीरे धीरे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स लिखो, ओके, जहां तुम बताओ कि ये कंप्लीटली नॉर्मल है, हेल्दी है, ये थोड़ा सा हेल्दी है, ये थोड़ा सा एबनॉर्मल है, और ये स्टेज 4 तो पूरी तरह से एबनॉर्मल है। मैं तुमको सिर्फ थोड़े बहुत वर्ड्स सजेस्ट कर देता हूं, इसको रट्टा मत मारो। इसको पढ़ने के बाद ना मन में एक पर्सनैलिटी इमेजिन करो, 4 लोगों को इमेजिन कर लो जो तुम्हारे जिंदगी से जुड़े हैं। ओके, स्टेज 1 जहां इंसान मानसिक तौर पे कंप्लीटली हेल्दी होता है, ये इंसान हमेशा पॉजिटिव फील करता है एंड हिज फंक्शंस ऑफ द माइंड इज गोइंग वेल। इसके सारे फंक्शन एकदम नॉर्मल होते हैं, एकदम पॉजिटिव फील करता है, इसका मूड हमेशा स्टेबल होता है, ओके, स्वभाव से एकदम शांत होगा और बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही मोटिवेटेड होता है, ओके, कुछ ना कुछ नया करना चाहता है अपने जिंदगी में, अपने जिंदगी से काफी ज्यादा संतुष्ट है और बहुत ही शांति प्रिय है, पीसफुल है। सो इस तरह का पर्सन इमेजिन कर लो और उसके बारे में लिखो जो कंप्लीटली नॉर्मल है। नेक्स्ट स्टेज 2, स्टेज 2 में ये इंसान है ना, इसकी हालत मॉडरेटली हेल्दी है, यानी थोड़ी गड़बड़ा रही है। ये वैसे तो न्यूट्रल होते हैं बट रिएक्टिव होते हैं, तुरंत रिएक्शन दिखा देते हैं। ये कैसे एकदम शांत होते हैं। सो इनका कैसा ना कि इनको कोई कुछ बोल देता है ना उल्टा सीधा, फिर भी ये दिमाग से शांत होते हैं। ये बोलते हैं हम तो नॉर्मल है ना, वो हमको गाली दिया जब मैंने गाली लिया ही नहीं सो उसने मुझे गाली कैसे दिया। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, समझो अगर मैंने तुमको कोई गिफ्ट दिया, जब तुमने वो गिफ्ट लिया ही नहीं तो वो गिफ्ट किसको बिलोंग करता है? मुझे। उसी तरह से ऐसी सोच रखने वाले लोग, अगर हम तुमको समझो मैंने तुमको गाली दे दिया, असंभव, ऐसा हो नहीं सकता कि अवस्थी सा तुमको गाली देगा, अवस्थी सा तुमको सिर्फ प्यार देगा, पर समझो मैंने तुमको गाली दिया, तो उस गिफ्ट के तरह अगर तुमने वो गाली लिया ही नहीं, अपने मन पे अपने दिल पर लिया ही नहीं, सो वो गाली किसको बिलोंग करती है बच्चों? मुझे, राइट। सो ये इंसान शांत होते हैं, ये ज्यादा रिएक्शन नहीं दिखाते, ओके। ये इंसान है ना रिएक्शन दिखाते, दे आर नर्वस एट टाइम्स, बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और खुद को डाउट करते हैं, दे डाउट देमसेल्व्स, जिसके वजह से एंजाइटी और ज्यादा नर्वसनेस पैदा होती है, ओके। दिस अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। अभी इनका जो भी परफॉर्मेंस है ना, जो भी काम कर रहे हैं, अगर समझो सिंगर है, ओके, या फिर समझो फॉर एग्जांपल एक्टर है, या तो समझो टीचर है, डॉक्टर है, डांसर है, तो जिस लेवल का परफॉर्मेंस देना चाहते हैं ना, उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। दैट इज स्टेज 2।
फील टायर्ड वेरी सून एंड दे लैक एनर्जी, बहुत आसानी से थक जाते हैं और एनर्जी की कमी होती है। तुम उनसे बात भी करोगे ना, ए हाय कैसा है, ठीक हूं, देन यू लाइक अरे कितना थका हुआ है, अरे एनर्जी नहीं है, राइट? तो उनकी बातों से तुमको ऐसा महसूस होगा कि अरे यार क्या हो गया इसको। ओके, नेक्स्ट, इसका क्लासिक एग्जांपल है एग्जामिनेशन के टाइम जो हमारी मानसिकता होती है वो, तब हम खुद को डाउट करते हैं। ओके, बहुत ज्यादा नर्वसनेस होता है मन में और उसके हिसाब से हमारा परफॉर्मेंस भी अफेक्ट हो सकता है। इंटरव्यू के टाइम पे जो हालत होती है वो, सर इससे बचने का तरीका बताइए। सो इससे बचने का तरीका है यू शुड बी रियलिस्टिक। वास्तविक तौर पे जो तुम्हारी सच्चाई है ना उसको मान के चलो, एक्सेप्ट करके चलो। अगर मैं ये सोचूं कि नहीं मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और इंटरव्यू में सारे सवालों का जवाब मुझे आएगा, तो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ सवाल शायद नहीं भी आ सकते हैं। सो बी रियलिस्टिक, रियलिटी को पहचानो। अगर आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, ठीक है, पूरी पढ़ाई करके गए हो तो सब कुछ आएगा। अगर पढ़ाई नहीं किया है ना तो आपको कुछ सवाल नहीं आएंगे, तो रियलिटी को अपनाओ। ओके, दूसरा, एक्सेप्ट योर लिमिटेशंस। आपकी जो लिमिटेशंस है ना उसको एक्सेप्ट करो। हेल्दी डाइट, अच्छा खाओ पियो और मुझे भी खिलाओ। ओके, आराम करो, जितना आराम जरूरी है उतना आराम करो और ज्यादा से ज्यादा सोशल एक्टिविटी में खुद को एंगेज्ड रखो। इसके वजह से कैसा है ना, माइंड हेल्दी रहता है स्टेज 2 वाले लोगों का। स्टेज 3 में ना साइंस ऑफ साइकोलॉजिकल डैमेज आ जाते हैं, बहुत नेगेटिव फीलिंग आती है इसमें। स्टेज 3 में ये मॉडरेटली अनहेल्दी होगा, हमेशा है ना एकदम दुख महसूस करता है ये इंसान, हमेशा डर में जीता है, हमेशा उसको चीजें कम लगती है, इनएडिक्वेट लगती है, रेस्टलेसनेस, बहुत हड़बड़ाता है, कहीं जाना है जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो, कि एग्जाम में कुछ लिखना है जल्दी लिखो, बोलना है फटाफट बोलते हैं, आधे शब्द भूल जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, हकलाते हैं। ओके, ये सब होने लगता है, रेस्टलेस महसूस करने लगते हैं, बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। आप उसको प्यार से भी जाके बोलोगे ना, अरे पानी पिएगा, आप उनसे प्यार से भी पूछोगे ना कि अरे पानी पिएगा क्या करके, दे आर लाइक जाना अपना काम कर। यू गेट दैट पॉइंट, चिड़चिड़ापन। ओके, समझो आप बिल्डिंग से निकल रहे हो, ओके, और पड़ोसी ने पूछ लिया कि अरे बेटा स्कूल जा रहे हो, एंड इज लाइक अंकल अपना काम करो ना, राइट? सो क्या है, अंकल सोचेगा अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये तो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। सो दैट्स इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट, लैक ऑफ मोटिवेशन, इनमें मोटिवेशन की कमी होती है। ओके, इजीली टायर्ड फॉर डेली वर्क, इजीली टायर्ड फॉर डेली वर्क, रोज का जो काम है ना उसमें भी थकावट महसूस होता है। यानी कैसा होता है, देखो अगर काम ज्यादा हो ना तो थकावट महसूस होती है, समझ में आता है, बट काम शुरू भी नहीं हुआ, समझो लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल अपने घर से निकलता है और अपने ऑफिस तक पहुंचता है, पहुंचते ही थक गया, अब काम क्या करेगा, पूरा दिन की शुरुआत कैसे करेगा, बिकॉज मेंटली है ना, ये शारीरिक थकावट नहीं, ये मेंटल थकावट है। ओके, नेक्स्ट, रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रेन्ड। इनका जो रिलेशनशिप होता है ना, सो पति पत्नी का जो रिश्ता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो रिश्ता है, दोस्त दोस्त का रिश्ता है, भाई भाई का रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, इनका जिसके जिसके साथ रिलेशनशिप होता है ना वो सब में है ना स्ट्रेन आता है, बहुत प्रेशर आता है, क्योंकि ये इंसान खुद परेशान है ना, चिड़चिड़ा है। इनके रिलेशनशिप के पार्टनर को लगता है अरे यार ये बहुत चिड़चिड़ा हो गया, अरे यार ये क्या पागल है क्या, इसको क्या हो रहा है करके, तो वो है ना अपना खुद का देखते हैं, पर ये नहीं समझते कि सामने वाला बहुत ही दुखद परिस्थिति से गुजर रहा है और उसको जरूरत है एक अच्छे सपोर्ट की। ओके, सो रिलेशनशिप गेट्स स्ट्रेन्ड। ओके, और इसके वजह से ना फिर वो इंसान बेचारा परेशान होके क्या करता है, या तो ड्रग्स लेने लगता है या तो अल्कोहल लेने लगता है। इसीलिए हमको इनको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इनके स्ट्रेस का जो रूट कॉज है, जो मेन जड़ है ना, उसको पहचानना चाहिए और इनको बताना चाहिए देखो ये तुम्हारा मेन प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा इनको इमोशनल सपोर्ट मिलना चाहिए। इमोशनल सपोर्ट किससे मिलना चाहिए, फैमिली और फ्रेंड्स से। ओके, और प्रोफेशनल हेल्प मिलना चाहिए डॉक्टर के थ्रू या तो साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। सो कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट, कोई ना कोई साइकोलॉजिस्ट इनकी मदद करना चाहिए। मूविंग टू स्टेज 4। स्टेज 4 में तो एकदम अखंड लेवल पे इसकी मानसिकता परेशान हो जाएगी। मेजर साइकोलॉजिकल डिजीज के साइंस और सिम्टम्स दिखने लगते हैं। ओके, मेंटल, इमोशनल और सोशल डिस्ट्रेस आने लगता है। ओके, मेंटल लेवल पे, माइंड लेवल पे, इमोशंस के लेवल पे और सामाजिक लेवल पे ये बहुत परेशान हो जाता है।
ओके, इसको प्रोफेशनल केयर और ट्रीटमेंट, RX का मतलब ट्रीटमेंट होता है। आप किसी भी डॉक्टर के चिट्ठी पे देखोगे ना RX लिखा होता है। RX का मीनिंग इज ए ट्रीटमेंट, जहां डॉक्टर ना, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि डॉक्टर प्रार्थना करता है इस यूनिवर्स से कि हे विश्व, हे देवादिदेव परमात्मा, ओके, मैं तो दवाई दे रहा हूं, आई विल ट्रीट बट यू हैव टू क्योर द पेशेंट। सो कभी भी RX देखो, RX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। ओके, सो स्टेज 4 पे प्रोफेशनल हेल्प की सख्त जरूरत पड़ती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहचानने के लिए क्या अलग अलग क्राइटेरिया है। सो अकॉर्डिंग टू DSM-5, DSM का फुल फॉर्म इज डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। शॉर्ट में मैं यहां लिख देता हूं, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। शॉर्ट में MD लिख दिया सर MD डॉक्टर होता है, मेंटल डिसऑर्डर ओके, सो DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स 5th वर्जन ने ये बताया है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पहचानने के लिए अलग अलग कंडीशंस कौन से हैं। सो इसमें टोटल हमारे पास 5 कंडीशन। पहला कंडीशन है क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सिंड्रोम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंट सिंड्रोम, सिंड्रोम क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पुट टुगेदर इज कॉल्ड सिंड्रोम। जैसे समझो अगर मलेरिया की बात करें, ओके, सो मलेरिया में जो सारे सिम्टम्स साथ में आता है, बुखार आता है, ठंड लगती है हमको, राइट, ओके, सो इस तरह के लक्षण को साथ में मिला के सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे कि एड्स की बात करें, अब एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सो उसमें देयर इज सीवियर वेट लॉस, ओके, वेट लॉस के साथ साथ इम्यूनिटी कम हो जाती है, पेशेंट बार बार बीमार पड़ता है। सो ये सारे सिम्टम्स को साथ में मिला के सिंड्रोम बोलते हैं। अब साइकोलॉजी में भी ऐसा ही होता है, कुछ कुछ लक्षण को साथ में मिला के एक सिंड्रोम बोल देते हैं। जैसे अगर कोई बहुत दुखी है, बहुत नाराज है, दुनिया से ऊब चुका है, तो उसको हम डिप्रेशन बोलेंगे। सो दिस सिम्टम्स टुगेदर, दिस सिंड्रोम इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, ओके। सो साइकोलॉजिस्ट भी क्या करते हैं ना, दे रिलाई ऑन इट। साइकोलॉजिस्ट विल ऑल्सो रिलाई ऑन सिंड्रोम विच आर क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, यानी क्लिनिशियन डॉक्टर्स जो होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि जो जो लक्षण पेशेंट को है ना, वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट है। यानी समझो अगर घर में किसी का डेथ हो गया है, इसीलिए कोई दुखी है, तो ये नॉर्मल है। बट अगर कोई किसी कारण, बिना किसी कारण के दुखी है, ओके, हद से ज्यादा दुखी है और परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है अपने डे टू डे लाइफ में, तो उसको मैं बोलूंगा ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हो गया, यानी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, डिस्ट्रेस एंड इम्पेयरमेंट। डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस का मतलब होता है साइकोलॉजिकल पेन, यानी मानसिक तौर पे दर्द होना, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रेस। और इम्पेयरमेंट क्या होता है? इम्पेयरमेंट इज इनएबिलिटी टू परफॉर्म, यानी समझो फॉर एग्जांपल तुम्हारे दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो गई, लेट्स से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़ा हो गया, ओके, सो अब ये जो लड़का है ना, ये क्लासरूम में आता है, ओके, और ये स्टूडेंट अवस्थी सर का लेक्चर बैठता है और अच्छे से टेस्ट में मार्क्स नहीं ला रहा है, तो मैं उसको डांट देता हूं। मैं देख रहा हूं कि इसका इम्पेयरमेंट हो रहा है, इनएबिलिटी टू परफॉर्म। क्यों इम्पेयरमेंट हो रहा है? तो मुझे बताता है सर मेरी गर्लफ्रेंड भाग गई यानी ये साइकोलॉजिकल पेन में। एनीवे, हंसना नहीं चाहिए, ये बहुत सेंसिटिव बात है, मैं तो मजाक में सिखा रहा हूं तुमको, ओके, बट इसकी गहराई और सीरियसनेस को भूलो मत बच्चों। तो कैसे है ना कि ये किसी ना किसी साइकोलॉजिकल दर्द में है, ओके, राइट, तो ये साइकोलॉजिकल दर्द में, इसलिए ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। ना लेट्स से अवस्थी सर क्लासरूम में आते हैं, तगड़ा पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चे अवस्थी सर को बोलते हैं ATP, अवस्थी तगड़ा पढ़ाता है। बट एक दिन अवस्थी सर आए एकदम दुखी की तरह, लिख दिए, बोले बच्चों पढ़ लो,
करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, राइट। तब तुम क्या सोचोगे, अवस्थी सर का इम्पेयरमेंट हो रहा है। फिर तुम अवस्थी सर से पूछोगे तो अवस्थी सर अगर तुम्हारे साथ फ्री हैं तो तुमको बताएंगे कि भाई देख मेरी जिंदगी में ऐसा ऐसा तकलीफ चल रहा है तकलीफ चल रहा है। इनमें से वो सारे बच्चे जो अवस्थी सर को जानते हैं उनको भली भांति मालूम है कि अवस्थी सर की जिंदगी में कितना बड़ा तांडव चल रहा है फिर भी अवस्थी सर ना ही डिस्ट्रेस में रहते हैं, ना ही इम्पेयरमेंट में रहते हैं, और आते हैं हमेशा योयो स्टाइल के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिर एक होता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन यानी आपका माइंड का थॉट प्रोसेस का जो फंक्शन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सो इसमें डिसफंक्शन कहां देखा जाता है? देयर इज साइकोलॉजिकल डिसफंक्शन, बायोलॉजिकल डिसफंक्शन एंड डेवलपमेंटल डिसफंक्शन। इसका एग्जांपल है जैसे इनएबिलिटी टू लर्न, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड इनएबिलिटी टू रिमेंबर। ओके, सो डिसफंक्शन में ये सब लिख देना बेटा। आगे, रिस्पॉन्स गिवन टू स्ट्रेसर्स और लॉसेस, ये बहुत मस्त पॉइंट है। जिंदगी में जो नुकसान होता है, लॉस, अब नुकसान कैसा हो सकता है? समझो हमारे करीब के किसी इंसान का अगर समझो अंतकाल हो गया, उनका देहांत हो गया, डेथ हो गई, सो दैट्स अ लॉस। बिजनेस में नुकसान हुआ, पैसे का लॉस, राइट। ओके, या तो स्ट्रेसर्स, किसी ना किसी तरह का स्ट्रेस है, अब उसको हम रिस्पॉन्स कैसा दिखाते हैं ना, वो डिसाइड करेगा कि हमको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि नहीं। अगर हमारा रिस्पॉन्स ऐसा है जो सामाजिक तौर पे मान्य है, समाज उसको हाँ बोलता है, मान्यता देता है, सोशली सैंक्शनड रिस्पॉन्स जब आएगा ना बेटा, ओके, तो हम बोलेंगे इंसान नॉर्मल है। सोशली सैंक्शनड रिस्पॉन्ड का सबसे बेस्ट एग्जांपल, सैंक्शनड, ओके, ये वर्ड भी ना जबान फिसल रहा है सोशली सैंक्शनड रिस्पॉन्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है द सैडनेस वी फील ऑन डेथ ऑफ अवर रिलेटिव। किसी रिलेटिव के डेथ होने की वजह से हमको जो सैडनेस महसूस होता है ना, वो सोशली एक्सेप्टेबल है। बट वही समझो अगर हम किसी मैयत में गए, किसी फ्यूनरल में गए हैं, और उधर जाके हम अगर जोर जोर से हंसते हैं या फिर हम मजाक मस्ती करते हैं, तो समाज इसकी मान्यता नहीं देता है। तो जाहिर सी बात है आपका जो रिस्पॉन्स है ना इस लॉस को, वो सामाजिक तौर पे मान्य नहीं है। इसलिए लोग बोलेंगे कि शायद आप पागल हो, क्या आप बीमार हो, मानसिक तौर से बीमार हो, यहाँ किसी की डेथ हो गई, आप मजाक उड़ा रहे हो। गलत बात है। नेक्स्ट, कल्चरली सैंक्शन, अलग अलग जात, धर्म, कल्चर, ट्रेडिशन के हिसाब से मान्यता दी गई है कि नहीं। अब कल्चरली सैंक्शन जैसे सपोज फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स दे गो ऑन टू अ ट्रांस स्टेट, ओके, ड्यूरिंग रिलीजियस रिचुअल्स। अब किसी जात, धर्म या तो किसी न किसी समाज का अगर कोई धार्मिक काम चल रहा है, समझो फॉर एग्जांपल लेट से किसी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, और उस पूजा में ताली बजाते 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 समझो अगर एक महिला है जो धार्मिक तौर पे बहुत ज्यादा भगवान में विश्वास रखती है और उस भक्ति में लीन हो गई, फिर वो झूमने लगती हैं, ओके, अपना सिर घुमाने लगती हैं, जोर जोर से कूदने लगती हैं वो, ओके, तो ये स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांस। जहाँ हमारे कंट्री में ऐसे अलग अलग बातें हैं जहाँ लोग कहते हैं इसमें माता आ गई हैं, देवी आ गई हैं, ओके, देवता आ गए हैं, ओके। अब ये सब बायोलॉजिकली कैसा है उस बारे में हम बात नहीं करेंगे, बट साइकोलॉजिकली कैसा होता है ना कि ये जब झूमती हैं, कूदती हैं, ओके, राइट। सो कल्चर के हिसाब से इसको मान्यता दी गई है, यानी कल्चर क्या कहता है कि ऐसा होता है क्योंकि ये भक्ति में लीन है, ओके। अब उसी समय पे अगर हम कोई दूसरा बिहेवियर दिखाए, एकदम एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाएं, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारी गिनती हो जाएगी, लोग बोलेंगे हम पागल हैं, ओके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, एनी डिविएंट बिहेवियर बट नॉट प्रोड्यूसिंग डिसफंक्शन। अगर ऐसा कोई उल्टा सीधा बिहेवियर है जिसके वजह से कोई डिसफंक्शन नहीं हो रहा है, तो उस बिहेवियर को हम मेंटल डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे, देन इट इज नॉट ए मेंटल डिसऑर्डर। वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ पॉइंट। इसका सबसे क्लासिक एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी में क्या होता है ना, होमो मीन्स सेम और सेक्स का मतलब जेंडर। अब कैसा है ना कि यहां पर
गॉड क्रिएटेड मेल एंड फीमेल, ऑपोजिट जेंडर के बीच में आकर्षण किया। ओके, माना जाता है इस धरती पे एडम एंड ईव वर क्रिएटेड, मेल एंड फीमेल। ओके, बट एक मेल के साथ अगर प्यार करता है, शादी कर लेता है और शारीरिक संबंध बनाता है, उसको हम बोलते हैं होमोसेक्सुअलिटी। ओके, या एक फीमेल के साथ शादी कर लेती है, ओके, और उनका सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उसको हम बोलेंगे होमोसेक्सुअलिटी। अब होमोसेक्सुअलिटी के वजह से कैसा है ना कि ये एक डिविएंट बिहेवियर है, यानी थोड़ा डाइवर्टेड, थोड़ा खिसका हुआ बिहेवियर है। बट जिस इंसान में ये हो रहा है ना, उसको कोई डिसफंक्शन नहीं हो रहा है, वो बाकी अपना जॉब पे जा रहा है, काम वगैरह अच्छा कर रहा है, सब कुछ बराबर है। सो होमोसेक्सुअलिटी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? सो इट इज एबनॉर्मल एज पर सम सोसाइटी, बट इट इज नॉर्मल एज पर DSM-5, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5th वर्जन सेज दैट कि उनके अनुसार ये नॉर्मल है, कुछ समाज के अनुसार ये एबनॉर्मल है। सो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे देश की बात करें, ओके, आपके पड़ोस में समझो लड़का लड़का शादी करके रह रहा है सो आपको क्या लगेगा कि आपके घर में जितने भी आपके भाई हैं, पिताजी है, वो सेफ नहीं है ऐसा लोग सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो उनका पर्सनल लाइफ है, हमको कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए, काफी गलत बात है। ओके, सो कैसे समाज, कुछ समाज इसको गलत मानता है, बट साइकोलॉजिकल ग्रुप के हिसाब से इसको नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। व्हेन किसी को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये हमको कब पता चलेगा और कैसे पता चलेगा? सो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का डेफिनेशन अवस्थी सर ने बहुत सिंपल स्टाइल में रखा है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज चेंजेस इन BET causing DDI। नाउ चेंजेस इन BET यानी चेंजेस इन B से बिहेवियर, किसी के बिहेवियर में चेंजेस, E से इमोशन, किसी के इमोशन में चेंजेस, T से थिंकिंग, किसी के सोच विचार में चेंजेस, जिसके वजह से उसको DDI हो रहा है, यानी डिस्ट्रेस हो रहा है, यानी डिसफंक्शन भी हो रहा है, और I से इंपेयरमेंट भी हो रहा है। सो इतना याद रखना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का डेफिनेशन पूछा ना, चेंजेस इन BET विच कॉजेस DDI। कोई भी इंसान साइकोलॉजिकली बीमार कब होगा? जब उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा, उसके इमोशन में बदलाव आएगा, उसके थिंकिंग में बदलाव आएगा, जिसके हिसाब से वो डिस्ट्रेस में होगा। डिस्ट्रेस यानी साइकोलॉजिकल पेन में होगा। ओके, डिसफंक्शन यानी उसका साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फंक्शन एबनॉर्मल हो जाएगा। और इम्पेयरमेंट, इनएबिलिटी टू परफॉर्म, जितना उसका हुनर है, जितना उसका क्षमता है, जितने उसके स्किल्स है, वो बराबर से अपने काम को जस्टिस नहीं दे पाएगा। ओके, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब मूविंग ऑन, नेक्स्ट, मेंटल वेलनेस का अलग ही टॉपिक है, ये तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया। अब हम बात करेंगे मेंटल वेलनेस की, कि मानसिक तौर पे कोई इंसान नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए अभी हम लोग ना 2 एग्जांपल ले रहे थे, प्रमिला और करण का। ओके, नाउ लेट अस टेक दिस एग्जांपल। ये एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है, अवस्थी सर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएंगे। बात ध्यान से सुनना, पहली कहानी प्रमिला की, फिर कहानी होगी करण की, और तुमको ये पहचानना है कि दोनों में से कौन मेंटली अच्छा कर रहा है अपने जिंदगी में। ओके, अब प्रमिला और करण दोनों नॉर्मल है, यानी दोनों को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ इतना पहचानना है कि मानसिक तौर पे मेंटल वेलनेस किसका ज्यादा अच्छा है। लेट अस स्टार्ट फर्स्ट विद करण। करण 18 साल का स्टूडेंट है, उसको एडमिशन मिला है रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में। कुछ हफ्तों के बाद उसको इंजीनियरिंग अनइंटरेस्टिंग लगने लगी, बहुत डिफिकल्ट लगने लगी। ऐसा कुछ मुझे भी लगता है बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इंजीनियरिंग इतना नहीं समझ में आती। बट करण तो खुद एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ओके, कुछ हफ्तों के बाद उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बहुत मुश्किल लग रही है इंजीनियरिंग। फिर उसको लगता है कि इंजीनियरिंग करना यूजलेस है, बेकार है, समय बर्बाद है। इसीलिए अब वो क्लासेस बंक मारता है
और मोस्टली अपना समय बिताता है कॉलेज के कैंपस में, टाइम पास करता है, वो महसूस करता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद है, हिज लाइफ इज अ वेस्ट। करण की कहानी। अब प्रमीला की कहानी, अवस्थी की जुबानी। प्रमीला भी 18 साल की स्टूडेंट है। उसके पिताजी का डेथ हुआ है अभी अभी। बुरी बात है, उनके पिताजी का डेथ हो गया, बहुत दुख की बात है। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी बेटी है। उनको और उनकी मम्मी को बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है पैसों की, क्योंकि आने वाले समय में पिताजी के डेथ हो जाने की वजह से पैसे का बहुत प्रॉब्लम आने वाला है। इसीलिए प्रमीला ने हार नहीं मानी, उसने जॉब करना शुरू कर दिया दिन के समय में, और अपनी पढ़ाई को है ना रात के समय करना चालू कर दिया, नाइट कॉलेज ज्वाइन कर दिया। बेचारी बहुत थक जाती है, टेंशन में रहती है, फिर भी उसको उम्मीद है कि उसके हालात बदलेंगे कभी ना कभी। उसका सपना है कि वो एक दिन ऐसी संस्था खोलेगी जहां पर लोगों को पैसों की मदद की जा सकती है, उनकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए जाएंगे फ्री में। सो ये कहानी है प्रमीला की। अब ये दोनों कहानी को सुनने के बाद क्लियरली पता चलता है कि करण तो अच्छे खासे घर से है, माता पिता भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, इंजीनियरिंग भी मिल गई अच्छी खासी, फिर भी करण बहुत हारा हुआ महसूस कर रहा है, अपनी जिंदगी को वेस्ट मानता है। प्रमीला की कहानी देखो, पिताजी का देहांत हो गया, डबल मेहनत कर रही है, पर फिर भी मेंटल वेलनेस अच्छा है, उम्मीद नहीं हारा है बच्ची ने, लड़ रही है जिंदगी के साथ, और इस उम्मीद से लड़ रही है कि कल को हालात भी बदलेंगे, मैं अच्छा करूंगी और अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगी जहां लोगों की मदद करूंगी। तो ये श्रेय जाता है प्रमीला को। प्रमीला इज मच ग्रेटर, मच बेटर देन करण इन टर्म्स ऑफ मेंटल वेलनेस। ये समझा बच्चों? अब और दो एग्जांपल लेते हैं साइकोलॉजिकल इल पेशेंट की। संतोष और ललिता की कहानी, दोनों साइकोलॉजिकली बीमार हैं, बट हमको ये पहचानना है कि दोनों में से फिर भी कौन अच्छा कर रहा है। ओके, शुरू करते हैं संतोष की कहानी से। संतोष एक ड्रग एडिक्ट है, सब तरह का नशा करता है। उसको ये एहसास हुआ है कि नशा करने के वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, शारीरिक तौर पे नुकसान हुआ है, मानसिक तौर पे नुकसान हुआ है, समाज में मान सम्मान इज्जत सब चले गया, और पैसे के तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ। अब संतोष ये मानता है कि उसको ये आदत बंद कर देनी चाहिए। बहुत बार वो नाकामयाब हुआ है ये ड्रग्स की आदत को छोड़ने के लिए, हर बार वो छोड़ना चाहता था पर नाकामयाब हुआ। फिर भी वो मानता है कि कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट अगर वो करेगा तो वो नॉर्मल जिंदगी वापस से जी पाएगा और अच्छा नौकरी करके परिवार का पेट पाल पाएगा। सो ये कहानी है संतोष की। अब सुनते हैं किसके बारे में? आओ, ललिता। ललिता के बारे में। ललिता के माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं। ललिता के पिताजी शराब पीते हैं, अल्कोहलिक है, और घर आते ही सबको मारते हैं, पीट देते हैं। ललिता बहुत ही ज्यादा दुखी है, अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही है। ललिता ने अपने दोस्तों से बात करना भी बंद कर दिया है। ललिता बहुत अकेलापन महसूस करती है। उसको लगता है कि उसके जिंदगी का कोई उपयोग ही नहीं है, अभी जिंदगी बर्बाद है। उसको लगता है कि उसका फ्यूचर बहुत अंधेरे में जा रहा है। जब उससे पूछा जाता है वो आगे क्या करना चाहती है लाइफ में, तो बोलती है आगे मेरा कोई गोल्स ही नहीं है, जिंदगी में क्या करना है कुछ निश्चित नहीं है, हमेशा एकदम थकी थकी सी लगती है और अपने जिंदगी से तंग आ गई है। अब सोचो बच्चों, संतोष भी बुरी हालत में है, ललिता भी बुरी हालत में है, पर ये नशे से बाहर निकलना चाहता है। ये तो भाई दोस्तों को भी छोड़ दी है, जिंदगी में कोई पर्पस भी नहीं है, कोई गोल, कोई एम्बिशन भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है संतोष इज डूइंग मच बेटर देन ललिता। सो यही तो डेफिनेशन है ना मेंटल वेलनेस का। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि मेंटल वेलनेस इज द स्टेट ऑफ वेल बीइंग, एक ऐसा हालात है जहां इंसान को अच्छा लगता है, वो अपनी काबिलियत को पहचानता है, रियलाइजेस हिज एबिलिटी, ही कैन कोप अप विद स्ट्रेसेस, कठिनाई के खिलाफ लड़ सकता है, कोप अप करना यानी उभर के आना, निकल के आना, एंड ही कैन डू प्रोडक्टिव वर्क, कोई भी काम करेगा पर प्रोडक्टिव काम करेगा, नौकरी करेगा, पैसे भी कमाएगा, एंड ही डज कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी, और जो भी काम करेगा, जैसे अवस्थी सर अगर मेंटली वेल है, मेंटल वेलनेस है, यानी इसका मीनिंग क्या है कि अवस्थी सर मानसिक तौर पे वेल बीइंग महसूस करते हैं, यानी मानसिक तौर पे सेहत महसूस करते हैं, अवस्थी सर अपने हुनर को पहचानते हैं, अवस्थी सर के जिंदगी में लाख मुश्किलें आई, अरे आई हैं कुछ बच्चे ये कहानी अच्छे से जानते हैं जो अवस्थी सर को दिल से पहचानते हैं। ओके, सो लाख मुश्किलें आई, अवस्थी सर ने उस मुश्किलों से कोप अप किया है, लड़ा है और उभर के आए हैं, और हमेशा प्रोडक्टिव वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलों के बाद इतने बड़े बड़े कांड हो गए अवस्थी सर के लाइफ में, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, लोगों ने इतना अवस्थी सर को हैरान किया, फिर भी अवस्थी सर ने कभी अपने लेक्चर के क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज होने नहीं दिया। ओके, कभी भी है ना अपने नंबर ऑफ लेक्चर्स को कम होने नहीं दिया, बच्चों से जो जो कमिटमेंट किया था वो सारा कमिटमेंट फुलफिल करने की कोशिश किया। आज होली का त्यौहार है, फिर भी अवस्थी सर लेक्चर बना रहे हैं, बिकॉज अवस्थी सर जानते हैं कि स्ट्रेस के खिलाफ लड़ लेना, प्रोडक्टिव काम करना ही समझदारी है, और तो और हमेशा कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। शिक्षक होने के नाते अज्ञान का जो अंधकार है उसको भगा देता है एक शिक्षक। सो यही होता है मेंटल वेलनेस। तू स्टूडेंट है, तेरा मेंटल वेलनेस क्या होगा कि तू है ना अच्छा महसूस कर रहा है, अपने हुनर को पहचानता है, जितने भी मुश्किलें आ रही हैं उसके खिलाफ लड़ पा रहा है, प्रोडक्टिव काम करता है और कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। कल तू भी डॉक्टर, इंजीनियर, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट बनेगा और समाज का अच्छा करेगा। इसको हम बोलते हैं मेंटल वेलनेस। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल वेलनेस। मेंटल वेलनेस के 3 एस्पेक्ट है। एक होता है इमोशनल एस्पेक्ट। इमोशनल एस्पेक्ट के तहत इंसान हमेशा खुश और संतुष्ट होना चाहिए, ही शुड बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जहां इंसान के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए, सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा होता है। देखो, हम कभी भी है ना खुद की नजर में है ना ऊंचा देखने चाहिए। मैं हमेशा खुद को देखता हूं कि अवस्थी सर एक तगड़ा टीचर है, अवस्थी सर आएगा और तगड़ा सिखाएगा, अवस्थी सर इज अ गुड डॉक्टर। सो मेरा एक सेल्फ एस्टीम है, घमंड नहीं है, ये मैं खुद को कहता हूं कि अवस्थी और अच्छा कर अपने जिंदगी में। सो हमेशा मेरा सेल्फ एस्टीम ऊंचा है, मेरा खुद के लिए रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्यार बहुत ऊंचा है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा है। लो सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी हम खुद से बोलते हैं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, यार मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफ है, यार मैं कैसे जल्दी उठ के मेहनत करूं, ये गलत होता है। सो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम बहुत मायने रखता है। एंड लास्ट है लाइफ फिलॉसफी, जहां पर्पस, गोल ऑफ लाइफ, द एम ऑफ लाइफ, जिंदगी में आपका एक सिद्धांत होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य, उस सिद्धांत की तरफ हमेशा मेहनत करना चाहिए। सो इंसान का मेंटल वेलनेस 3 एस्पेक्ट पर निर्भर करता है। वो हमेशा खुश और संतुष्ट होना चाहिए, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद में विश्वास रखना चाहिए, हम होंगे कामयाब, मन में है विश्वास। कितना मस्त ये सेंटेंस लिखा गया है। और जिंदगी में हमेशा एक पर्पस होना चाहिए। ओके, मूविंग ऑन। अब ना बच्चों, तुमको एग्जाम में गारंटीड ये पूछेंगे, इलनेस वेलनेस मॉडल, illness wellness model which was given by John Travis in the year 1972. जॉन ट्रेविस ने इलनेस वेलनेस मॉडल दिया था, यानी हम कैसे वेलनेस से होते हुए इलनेस की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी हम है नॉर्मल, मेंटली नॉर्मल है, पर कैसे धीरे धीरे एबनॉर्मल हो जाते हैं। और जब हम ट्रीटमेंट, ये सब इमोशनल सपोर्ट, केयर, ये सब देते हैं, तो एक इंसान कैसे इलनेस से वापस वेलनेस पे आता है। अब ये वाला आंसर शॉर्ट नोट पूछा ना, सबसे पहले ये डायग्राम बना देना।
अब ये डायग्राम में ना ऐसा, ओके, एक्स एक्सेस बनाओ उधर ए लिख दो, वाई एक्सेस बनाओ उधर बी लिख दो। अब इसमें जो ए वाला एक्सेस है ना, ये इलनेस वाला एक्सेस है, और वाई एक्सेस जो है ना, ये वेलनेस वाला एक्सेस है। अब वाई एक्सेस के ऊपर लिखो गुड मेंटल वेलनेस, अच्छी मानसिक सेहत। नीचे लिखो पुअर मेंटल वेलनेस, खराब मानसिक सेहत। फिर एक्स एक्सेस पे लिखो मेंटल इलनेस, मानसिक तौर पे बीमार, मेंटली हेल्दी यानी मानसिक तौर पे नॉर्मल। फिर अभी अभी हमने जो पढ़ा था स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 क्या था? स्टेज 1 था एक्सट्रीमली हेल्दी, स्टेज 2 वाज मॉडरेटली हेल्दी, स्टेज 3 मॉडरेटली अनहेल्दी, और लास्ट में एक्सट्रीमली अनहेल्दी। अब ये करने के बाद ना 4 क्वाड्रेंट्स तैयार होंगे। अब देखो ना, ये डिवाइड किया तो ये पूरा ऊपर का जो हिस्सा है ये है क्वाड्रेंट नंबर 1, फिर ये है क्वाड्रेंट नंबर 2, ये है क्वाड्रेंट नंबर 3, और ये है क्वाड्रेंट नंबर 4। मस्त में यहाँ पे मैंने एकदम कॉम्पैक्ट डायग्राम बनाया, पूरा थियरी पूरा डायग्राम एक ही में निपटा दिया है। तुम एग्जाम में ना पहले आधे पेज पे सिर्फ डायग्राम बनाना, और नीचे आधे एक पेज में ना यही चीज एक्सप्लेन करना, एक एक लाइन ओन वर्ड्स में लिखना कि इसमें एक्स एक्सेस को हमने ए बोला है, वाई एक्सेस को हमने बी बोला है, वाई एक्सेस सेहत वाली एक्सेस है, वेलनेस वाली, एक्स एक्सेस इलनेस वाली है। ओके, यहाँ मेंटली इल है या मेंटली हेल्दी है, गुड मेंटल वेलनेस, पुअर मेंटल वेलनेस लिखने का। ऑन टॉप ऑफ वाई एक्सेस गुड मेंटल वेलनेस, ऑन बॉटम ऑफ वाई एक्सेस पुअर मेंटल वेलनेस, ये सब लिखने का इंग्लिश में। फिर लिखने का इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स। एक्स एक्सेस पे 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज है एक्सट्रीमली हेल्दी, मॉडरेटली हेल्दी, देन मॉडरेटली अनहेल्दी और एक्सट्रीमली अनहेल्दी, ऐसे 4 स्टेजेस हैं। अब 4 क्वाड्रेंट को ध्यान से देखो, ये वाला क्वाड्रेंट इसके और इसकी तरफ आ रहा है ना, एक्सट्रीमली हेल्दी और गुड मेंटल हेल्थ, यानी पहले क्वाड्रेंट में कोई बीमारी नहीं है, हेल्दी है एकदम। दूसरा क्वाड्रेंट देखो, एक्सट्रीमली हेल्दी और पुअर मेंटल वेलनेस की तरफ आ रहा है, यानी इसमें भी ज्यादा कोई बीमारी नहीं होगी, ये भी ऑलमोस्ट हेल्दी होगा। बट यहाँ देखो गुड मेंटल वेलनेस है और मेंटल इलनेस है, यानी ये हेल्दी नहीं है, और लास्ट वाला तो बहुत बुरा है, मेंटल वेलनेस भी पुअर है और मेंटल इलनेस भी है। दोनों तरह से नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। जिंदगी में बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा काम नहीं कर पाएगा, ये सबसे ज्यादा बुरा है, ये सबसे ज्यादा अच्छा है, ये थोड़ा कम अच्छा है, कम बुरा है, बहुत बुरा है। समझा? देखना, ये पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली हेल्दी ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी ये सबसे अच्छा है, ये कम अच्छा है, कम बुरा है, बहुत बुरा है। अब कुछ वर्ड्स बता देता हूं, वो लिखना। क्वाड्रेंट 1 में जो इंसान आते हैं ना, वो हमेशा हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं, जिंदगी में खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, हमेशा जिंदगी में कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके जिंदगी का गोल होता है, लक्ष्य होता है, पर्पस होता है, प्रोडक्टिव काम करते हैं, कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं, सारे वर्ड्स लिख देने का, स्ट्रेस से लड़ सकते हैं। सो ये सब इसमें लिखना। अब यहाँ क्या लिखना, क्वाड्रेंट 2 में कैसा है ना कि इनकी जिंदगी में दुख है, ग्रीफ है, अनहैप्पी, थोड़े नाखुश है, और जिंदगी में ना कोई गोल्स नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये पुअर मेंटल वेलनेस की तरफ जा रहा है। स्टेज 3 वाला, अब स्टेज 3 में कैसा होता है ना, देयर इज हाई वेल बीइंग, फीलिंग अच्छा है मन के अंदर, कैसा जिंदगी में तकलीफ है पर अभी भी फीलिंग अच्छा है मन के अंदर, गुड सेल्फ एस्टीम, SE मतलब सेल्फ एस्टीम, एंड दे ऑलवेज हैव होप, जिंदगी में हमेशा उम्मीद है उनको कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा आगे। ये वाला जो है ना लास्ट वाला, लोएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनिंग, इसमें मेंटल फंक्शनिंग एकदम लोएस्ट लेवल पे, फिर सब लिख देने का, स्टेट ऑफ वेलबींग है ही नहीं इनके पास, अपनी एबिलिटी को पहचानते ही नहीं है, कॉन्फिडेंस जीरो, मोटिवेशन जीरो, कैनॉट कोप अप विद स्ट्रेस, मुसीबत से लड़ नहीं सकते, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते, बहुत दुखी होते हैं, हारे हुए होते हैं जिंदगी में। सो वो फीलिंग इधर आता है 4th क्वाड्रेंट में। ये समझा बेटा? गारंटेड इस पे तुमको शॉर्ट नोट आ सकता है, ब्रीफ आंसर आ सकता है। यू हैव टू एक्सप्लेन इलनेस वेलनेस मॉडल ऑफ जॉन ट्रेविस, ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
ऑलराइट, चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। अब हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। अब कैसा होता है ना बच्चों, जब भी हमको कोई फिजिकल डिसऑर्डर होता है बॉडी से रिलेटेड, जैसे समझो हमको मलेरिया हो गया तो उसमें हमको बुखार आता है, ठंडी लगती है, ओके, पर वो मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के जंतु की वजह से होता है। इसी तरह का बुखार आना, ठंड लगना टाइफॉइड में भी होता है, जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसका नाम होता है साल्मोनेला। अब फिजिकल डिसऑर्डर्स में ईटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईटियोलॉजी यानी बीमारी का कॉज, कि भाई प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है कि साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। सो शरीर से संबंधित जो जो बीमारियां होती हैं उसमें बीमारी का कॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स और सिंड्रोम्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी बीमारी नहीं, बीमारी के लक्षण ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स में दो ही क्लासिफिकेशन है, एक है DSM क्लासिफिकेशन और एक है ICD क्लासिफिकेशन। एग्जाम में सिर्फ फुल फॉर्म लिख देना, उसका वर्जन लिख देना और उसमें कितने कैटेगरी है अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वो मेंशन कर देना। DSM stands for Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या है ना, दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर्स विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय APA, दैट इज अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है। अमेरिकन साइकेट्री एसोसिएशन ने इसको मान्यता दी है। इसका फर्स्ट वर्जन आया था 1952 में, फिर इसका फिफ्थ वर्जन, इसका फिफ्थ वर्जन आया है 2013 में, और इसमें टोटल 22 ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर बहुत सारे सब कैटेगरी है। नेक्स्ट जो है दैट इज ICD विच स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ओके, खाली इतना भी लिखा तो भी चलेगा, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, और इसको रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका 11th वर्जन आया है 2019 में, और इसके टोटल 19 अलग अलग ब्रॉड कैटेगरीज हैं, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो DSM के 5th वर्जन के साथ ओवरलैप करता है। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब मेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करेंगे पहली कहानी हेमा की कहानी से। हेमा की क्या कहानी है सुनो सब लोग ध्यान से। हेमा एक दिन गाड़ी चला के घर की तरफ लौट रही थी, वो अपनी कार ड्राइव कर रही थी, ऑफिस से निकली और घर की तरफ लौट रही थी। सडनली उसको महसूस होता है उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है, उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और बहुत पसीना आने लगता है। सो उसने गाड़ी रोक दिया और गाड़ी के बाहर आ गई। अब ऐसा बहुत दिनों तक चलते रहा और इस तरह के एपिसोड की फ्रीक्वेंसी बढ़ते गई, बार बार ऐसा होने लगा। वो गाड़ी चला के आती थी घर पे तो उसको अचानक से महसूस होता था दिल की धड़कन तेज हो गई, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेहरे पे घबराहट और पसीना आने लगता था, फिर वो गाड़ी से निकल जाती थी बाहर। अब इसके वजह से ना उसको हेवी ट्रैफिक में ड्राइविंग करने में बहुत तकलीफ होने लगी। उसको ऐसा महसूस होता था कि अगर वो हेवी ट्रैफिक में ड्राइविंग करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी, शी विल डाई। फिर कुछ दिनों के बाद उसने घर से ही निकलना बंद कर दिया।
और फिर धीरे धीरे वो रोने लगती थी और उसके क्राइंग स्पेल्स के एपिसोड्स बढ़ते गए, बार बार रोने लगती थी, घर से निकलना बंद। अब आखिर में क्या पता चला? आखिर में ये पता चला कि हेमा को है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी है ना, लैटिन वर्ड एंजाइटस से आया है। लैटिन वर्ड एंजाइटस का मतलब होता है अनईजी और ट्रबल्ड माइंड, यानी माइंड जो है ना वो परेशान है। अब आप एंजाइटी डिसऑर्डर कब बोलोगे? इसका डेफिनेशन क्या है? अगर कोई भी इंसान नर्वस महसूस कर रहा है बिना किसी कारण के, हेमा ड्राइव करके घर पे आती थी, अचानक से वो परेशान हो जाती थी, कोई कारण ही नहीं है उसका, बिना किसी कारण के अगर कोई नर्वस महसूस कर रहा है लंबे समय के लिए। सर लंबा समय यानी कितना लंबा समय? बच्चों में 4 हफ्ते से ज्यादा और अडल्ट्स में 6 महीने के लिए। अगर किसी तरह की एंजाइटी है विदाउट एनी कॉज, तब उसको बोलने का एंजाइटी डिसऑर्डर। डेफिनेशन वापस से इंग्लिश में लिखना, इट इज अ कंडीशन वेयर द पेशेंट विल फील नर्वसनेस विदाउट एनी रीजन फॉर लॉन्ग टाइम एंड दिस नर्वसनेस विल इंटरफियर विद हिज डेली लाइफ। हेमा को ट्रैफिक में ना गाड़ी चलाने नहीं हो रहा है, धीरे धीरे फिर घर से ही नहीं निकल रही है, फिर धीरे धीरे रो रही है घर पे, बार बार रो रही है बिना किसी कारण के। नाउ दैट इज कॉल्ड एज एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर में हम लोग इस चैप्टर में 2 तरह का डिसऑर्डर पढ़ेंगे। एक है जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, और दूसरा है फोबिया। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर को GAD बोलेंगे। इसी से शुरू करते हैं। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर में पेशेंट को एंजाइटी होगा बिना किसी कारण के, ओके, और ये बच्चों में 4 हफ्ते तक चलता है और अडल्ट्स में 6 महीने तक चलता है। इसके लक्षण क्या है? इसके सिम्टम्स क्या क्या है? अगर किसी को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर है ना, उसको एक्सट्रीम फियर महसूस होगा, बहुत डरा डरा सा रहेगा, ओके, उसका हार्ट रेट, दिल का धड़कन तेज हो जाएगा, फ्रीक्वेंट हेडेक, बार बार उसका सिर दुखेगा, बहुत चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आएगी उसको, उल्टी जैसा महसूस होगा, दैट इज नॉशिया, अनईजी महसूस करता है, सांस लेने में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस, ब्लैकआउट, अचानक से आंख के सामने अंधेरा हो जाएगा, चक्कर आने लगेगा, ओके, और तो और फ्रीक्वेंट वरी, बार बार परेशान होते रहता है। सो जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर पे पूछा ना, टाइम ड्यूरेशन लिखना, ये सारे सिम्टम्स लिख देना। बेसिकली ये लिखना कि एग्जाम से पहले तुम कैसा महसूस करते हो? डरते हो, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ठीक है, राइट। कोई सवाल अगर टीचर ने पूछ लिया तो बोलते टीचर आज मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को उल्टी जैसा हो रहा है, कैसे चिड़चिड़े हो जाते हो, नींद नहीं आती एग्जाम के पहले, राइट, ओके, अनईजी फील होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ब्लैकआउट हो जाता है, बार बार चिंता करते हो, यानी वो सिचुएशन सोच के सारा इंग्लिश भर देना इसमें। आगे फोबिक डिसऑर्डर। फोबिक डिसऑर्डर में निनाद की कहानी है, निनाद के बारे में पढ़ते हैं। निनाद है ना, कॉलेज की पिकनिक में गया, पहाड़ चढ़ा ऊपर, और ऊपर से जब नीचे देखा तो बिना किसी कारण के उसको डर लगने लगा, जबकि अच्छा खासा खड़ा है, नहीं गिर रहा है, फिर भी उसको डर लग रहा है। कुछ दिनों बाद वो अपने अंकल के घर में गया, वहां खिड़की के बाहर नीचे झांकने लगा, 15 माले पे रहते थे उसके अंकल, तो नीचे झांकने के बाद उसको उस तरह का ही डर वापस महसूस होने लगा। अब उसने ये रियलाइज किया कि ये डर नॉर्मल नहीं है, और इस तरह के डर को बोलते हैं एक्रोफोबिया। यहां लिख देता हूं, ऊंचाई से इसको डर लग रहा है बिना किसी कारण के, दैट इज कॉल्ड एज एक्रोफोबिया। सो फोबिक और फोबिया का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड फोबोस से आया है। अब फोबोस क्या होता है? फोबोस इज ग्रीक गॉड ऑफ फियर, डर के देवता, डर के भी देवता होते हैं उनकी कहानी के हिसाब से, ओके, सो दैट इज ग्रीक गॉड ऑफ फियर। नाउ वी ऑल हैव सम फियर एंड वी कैन ओवरकम इट। हम सबको डर लगता है, छोटी मोटी चीजों से हम सबको डर लगता है, पर हम कैसे ना वो डर के तहत अपनी जिंदगी नहीं रोक लेते हैं, ओके। बट यहाँ क्या होगा ना फोबिया में, ओके, चाहे वो फियर लेस डेंजरस हो और इट इज नॉट एट ऑल डेंजरस, फिर भी इतना इंटेंस फियर महसूस होता है पेशेंट को कि इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द पेशेंट। अब जैसे समझो एक लड़की है, उसका नाम है सोनम,
उसको छिपकली से डर लगता है। तो जब भी अपने ऑफिस में जाती है ना, उसने ऑफिस में एक छिपकली देखा, उसके बाद से अपने ऑफिस में जाती ही नहीं है। जब भी ऑफिस के अंदर एंटर करती है, किसी कमरे में जाती है ना, पहले 5-10 लोगों को बोलती है जाओ कंफर्म करो देखो छिपकली है कि नहीं। बाथरूम भी जाना 2 लोगों को भेजती है अंदर, बोलती है देखो छिपकली है तो नहीं। तो लोग बोलते हैं अरे नहीं है बाबा छिपकली। देन दे लाइक ध्यान से देखो। फिर और 1-2 जन को भेजती है, बोलती है ध्यान से देखो छिपकली है कि नहीं। उसका लोग परेशान हो जाता है, बोलता है वो छिपकली तो फिर भी हमको परेशान नहीं करता है, ये छिपकली बहुत परेशान कर रहा है। फिर लोग को बोलते हैं इधर आओ, तुमने देखा ध्यान से छिपकली है कि नहीं। लोग बोलते हैं हाँ नहीं, बाथरूम में कोई छिपकली नहीं है, पाइप के अंदर देखा। एंड देन पीपल आर लाइक क्या पाइप के अंदर, इतना क्या डर लगता है इसको, राइट। सो इसको बोलते हैं फोबिया। अब लोगों को किस किस बातों का डर लग सकता है? ऊंचाई का डर लगता है, पानी का डर लगता है, अंधेरा का डर लगता है, भीड़ भाड़ का डर लगता है, कोई कोई लोगों को अकेलेपन का डर लगता है, कोई कोई लोगों को कॉकरोच का, छिपकली का डर लगता है, डॉग का डर लगता है। मेरे को डॉग का बड़ा डर लगता है। डॉग देखता है ना मैं दूर हो जाता है, बहुत डेंजर होता है। खून का डर लगता है कोई कोई लोगों को। ओके, डेफिनेशन। सो फोबिया क्या होता है? फोबिया इज इंटेंस एंड इरैशनल फियर विच अफेक्ट्स लाइफ। इतना ज्यादा बिना किसी कारण के तुमको डर लगता है जो तुम्हारी जिंदगी को अटकाने लगता है। जैसे हाइड्रोफोबिया इज फियर ऑफ वाटर, ये रेबीज नाम की बीमारी में होता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इज फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। किसी पेशेंट को वो एमआरआई की मशीन के अंदर नहीं डालते सुला के, अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना तो वो एमआरआई की मशीन में जाएगा ही नहीं अंदर, उसको बहुत डर लगता है। जेनोफोबिया इज फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों से मिलना। ओके, इसका भी डर रहता है। एक्रोफोबिया अभी अभी हमने डिस्कस किया, ऊंचाई का डर। एग्रोफोबिया खुले एरिया का भी डर, देखो ना, क्लॉस्ट्रोफोबिया बंद एरिया का डर, एग्रोफोबिया ओपन एरिया का डर। ऐसे ही और भी बहुत सारे फोबिया आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और आप ये भी लिखो कि आपको किस किस बातों का डर लगता है, बड़ा मजा आएगा जान के ये। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू बेटा। अब द नेक्स्ट डिजीज और डिसऑर्डर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन की शुरुआत करेंगे विनीता की कहानी के साथ। विनीता एक 35 साल की वर्किंग लेडी है जिसके 2 बच्चे। हाल ही में विनीता काफी डिस्टर्ब्ड चल रही है। उसकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत तकलीफ है, बहुत झगड़े हुआ करते थे, छोटी छोटी बात को लेकर अपने हस्बैंड के साथ बहुत झगड़े हुआ करते थे। इन झगड़ों के वजह से विनीता का डाइवोर्स हो जाता है, जिसके लिए वो मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। अब ऐसा हो गया है ना कि विनीता बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई है, बहुत ही ज्यादा दुखी है, और उसने सारी उम्मीद हार चुकी है। वो अकेलापन महसूस करती है, फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, स्ट्रेस हो चुकी है, और खुद को ही ब्लेम करती है डाइवोर्स के लिए। बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी पढ़ाई लिखाई और पैसे का तकलीफ उसको सता रहा है। She has also started experiencing frequent health complaint। उसकी सेहत में भी बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। विनीता बहुत ही ज्यादा दुखी है। अब ये एकदम ही क्लासिक एग्जाम्पल है डिप्रेशन का, जहां विनीता लंबे समय के लिए दुखी हो रही है और अब ये दुख डिप्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसा देखा गया है एक स्टडी के अनुसार 5 to 6% ऑफ द पीपल हैव माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। 5 से 6% लोगों में बहुत ही हल्का फॉर्म होता है डिप्रेशन का। अब डिप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? सैडनेस एंड गिल्ट फॉर 2 weeks इज कॉल्ड डिप्रेशन। अगर हम दुखी हैं, देखो यूजुअली हम दुखी होते हैं तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन दुखी होते हैं। पर अगर कोई 2 हफ्ते तक बहुत ज्यादा दुखी है और उसको बहुत ज्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, यानी किसी बात के लिए खुद को ही जिम्मेदार मानता है या कोसता है किसी बात के लिए खुद को या तो हालातों को, सो सैडनेस एंड गिल्ट फॉर 2 weeks इज कॉल्ड एज डिप्रेशन। सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन में पेशेंट को क्या क्या होगा? उम्मीद हार चुका होता है, दैट इज होपलेसनेस। खुद को है ना जिम्मेदार मानता है, दैट इज गिल्ट। किसी बात में रुचि नहीं होती है, दैट इज लैक ऑफ एंथुसियाज्म।
वजन कम होने लगता है, दैट इज वेट लॉस। भूख नहीं लगती है, दैट इज एनोरेक्सिया। भूख इसीलिए नहीं लग रही है बिकॉज द पेशेंट हैज लैक ऑफ इंटरेस्ट इन फूड, किसी बातों में उसकी रुचि नहीं लगती है। डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा ना, जिस बात के लिए समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है, अब तूने बायो पढ़ना ही छोड़ दिया, सो क्लियर बात है कि तेरे मन में कोई ना कोई दुख या कोई ना कोई परेशानी है। मुझे सिखाना पसंद है, मैंने अगर टीचिंग ही छोड़ दिया, यानी मैं डिप्रेशन में हूँ। ओके, नेक्स्ट एक्सेस स्लीप। डिप्रेशन में कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा नींद आती है, कुछ कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती। सेक्सुअल डिसफंक्शन, किसी भी तरह का सेक्सुअल अट्रैक्शन भी नहीं रहता है, उसको जिंदगी में किसी भी तरह की चाह या आकर्षण नहीं रहता है। सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, वो पेशेंट सोचता है कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं, जो कि काफी गलत बात है। इनडिसिसिवनेस, कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता है जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना है, और किसी भी बात पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, दैट इज पुअर कॉन्सेंट्रेशन। सो एग्जाम में डिप्रेशन पूछा ना, ये सब का सब डिस्क्राइब कर देने का बेटा। नेक्स्ट बीमारी जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। बाई का मतलब होता है टू, और पोलार यानी जैसे अर्थ का कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑपोजिट है, वैसे ही ना इस बीमारी को मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ एक समय पे इंसान काफी ज्यादा दुखी, उम्मीद हार चुका है और स्ट्रेस में होगा, तो कभी अचानक से दूसरे समय में बहुत ही ज्यादा खुश, बहुत सी ज्यादा उत्सुक और इलेशन में होगा, यानी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। सो ये बाइपोलर है, यानी कभी बहुत ही ज्यादा दुखी है तो कभी बहुत ही ज्यादा सुखी है, कभी बहुत ही ज्यादा उम्मीद हार चुका है तो कभी बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक है। इसका कारण क्या है, इसका कॉज क्या है? इसका कॉज है जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें बॉडी में बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस भी हो सकता है। नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन और डोपामिन, ये सब के सब हैप्पी हॉर्मोन्स है, हमारे बॉडी के मूड को डिसाइड करते हैं ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो इसका अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा ना, तो बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। नेक्स्ट बीमारी का नाम है ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर। अब स्ट्रेस कैसा है? इनएविटेबल है। इनएविटेबल मतलब अनअवॉइडेबल। ऐसा कोई इंसान नहीं होगा इस धरती पे जिसके जिंदगी में स्ट्रेस ना हो, हम सबके जिंदगी में स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस कैसा है ना बच्चों, दो तरह का होता है, एक होता है यू स्ट्रेस और एक होता है डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज अ गुड स्ट्रेस, ये आपको मोटिवेट करता है, बट डिस्ट्रेस जो है ना, डिस्ट्रेस इज अ बैड स्ट्रेस। यानी समझो अगर तुमको अच्छे नंबर लाने का स्ट्रेस है और चाहत है कि मैं अच्छा नंबर लाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा और पढ़ूंगा और जानकारी मिलेगी, तो वो यू स्ट्रेस है। बट अगर तुमको किसी तरह का ऐसा स्ट्रेस है, समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से पैसे का बहुत ज्यादा तकलीफ है, ओके, कर्जे में हो, तो वो डिस्ट्रेस है, तो वो बहुत ही बुरा तरह का स्ट्रेस है। सो इसमें कैसा होता है ना, दो तरह का स्ट्रेस है। अब स्ट्रेस से रिलेटेड जो बीमारी है ना, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, वो दो तरह की है। एक है ASD, दैट इज अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, पहले ये पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे PTSD, दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। अब यहां कैसा है ना कि स्ट्रेस तो हम सबकी जिंदगी में बना रहता है, तो ये जो स्ट्रेस है ये किस किस कारण की वजह से हो सकता है बताओ? बोलो 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 मेरा बच्चा, किन किन बातों को लेके तुमको स्ट्रेस हो सकता है डे टू डे लाइफ में? लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल पास्ट लाइफ को लेके, बीती जिंदगी में तुमने कोई कांड किया होगा ओके। और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेके स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप इशू हो सकता है। लोग, अगर इंसान अपने जिंदगी में अकेला है, लोनलीनेस का स्ट्रेस होगा, एडजस्टमेंट का स्ट्रेस होता है, पर्सनल स्पेस ना मिलना उस बात का स्ट्रेस होता है। बहुत सारी पत्नियां होती हैं जो पति को कॉन्स्टेंटली हैरान करते रहती हैं, समय ही नहीं देती उसको सांस लेने का, पर्सनल स्पेस ना मिलना उसका स्ट्रेस, टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम का प्रॉब्लम, ओके।
कंज्यूमरिज्म, फ्रस्ट्रेशन, ओके, फिर तरह तरह के एडिक्शंस, उसका स्ट्रेस होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स, कंपटीशन, ऑफिस में स्ट्रेस, ओके। सो इस तरह के स्ट्रेस हमारी जिंदगी में आ सकते हैं। अब ये कहानी सुनो बच्चों ध्यान से, ये कहानी है विनेश की। विनेश 39 इयर्स का एक वर्किंग मैन है, जिसकी एक बीवी और 2 बच्चे। सुन ध्यान से, एक बीवी 2 बच्चे, 2 बीवी 1 बच्चा नहीं बोला। एक रात को है ना, जब वो घर से लौट रहा था ना, तो कुछ गैंगस्टर्स लोग ने उसको पकड़ लिया और उसको बहुत मारा, और उसके ना सारे पैसे, उसके जेवरात लूट लिए और उसको एक खंबे से बांध दिया और बहुत टॉर्चर किया उसको। फिर उसको छोड़ दिया, तो कैसे तो भी है ना विनेश वहां से बच के निकल गया। फिर वो पुलिस स्टेशन गया। अच्छा, उसके बाद ना कई दिनों के बाद उसको फिर वापस से सपनों में वही सब याद आने लगा, सब फ्लैशबैक होने लगा, ओके राइट। अब इसके वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, वो काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अब विनेश को जो बीमारी है ना, उसे कहते हैं अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर। अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर किस में देखा जाता है? हर वो पेशेंट जिसकी उम्र 6 साल या 6 साल से ज्यादा है, जिसके जिंदगी में बहुत ही बुरा हादसा हुआ है, यानी उसने या तो किसी ना किसी चाहने वाले का डेथ देखा है, या तो रेप एक्सपीरियंस किया है, या तो किसी तरह के शारीरिक मार को बर्दाश्त किया है, फिजिकल अब्यूज को बर्दाश्त किया है। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, उनके सौतेले माँ बाप होते, उनको बहुत मारते, ओके, पेरेंट्स के एब्सेंस में बहुत मारते, केयर टेकर बहुत मारते उनको फिजूल का, ओके। अब्यूज, या तो किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, माता पिता का डेथ हो गया उनके आंखों के सामने, या तो समझो वॉर सिचुएशन है, ओके, 2 देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, बॉम्ब फेंका जा रहा है, उनके माँ बाप की डेथ उनके सामने हो जाती है। तो ऐसे मामले में ना इस तरह के पेशेंट क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं? इनको बहुत डर महसूस होता है, नंब पड़ जाते हैं, पूरा शरीर शॉक में चले जाता है, सुन्न पड़ जाता है, ओके, कंफ्यूजन, फ्लैशबैक आने लगते हैं, इनको बार बार वही ख्याल आने लगता है, सपने में वही दिखने लगता है, ओके, नींद नहीं आती ढंग से, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो कंसंट्रेट करने का प्रॉब्लम होता है, ओके, गिल्ट होता है, और बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं और अनस्टेबल हो जाते हैं, चाहते हैं कि हमेशा अकेले रहे, दे प्रीफर बीइंग अलोन। अब इस तरह का शिकायत अगर 3 दिन तक है ना, तो उसको नॉर्मल बोलते हैं, बट 3 दिन से अगर ज्यादा है और 4 हफ्ते तक है, तो उसको अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलेंगे। जैसा कि विनेश का कहानी हमने सुना कि विनेश को कुछ गैंगस्टर ने पकड़ के बहुत मारा, सो अगर उसको वो फ्लैशबैक ना समझो हादसे के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद तक आया ना, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन माना जाता है। बट इसी तरह की तकलीफ, इसी तरह का डर, कंफ्यूजन, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, स्लीप प्रॉब्लम, ईटिंग प्रॉब्लम, इस तरह का फ्लैशबैक अगर बार बार 3 दिन से ज्यादा और 4 हफ्ते तक आया ना, तो उसको अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर बोलते हैं। और इसी तरह का तकलीफ ना अगर 1 महीने से ज्यादा रह गया, इफ इट इज मोर देन 1 मंथ विदाउट एनी इंप्रूवमेंट, तो उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी समझो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक पेशेंट है, रास्ता क्रॉस कर रहा है अपने मम्मी के साथ। सो जैसे ही मम्मी रास्ता क्रॉस करती है ना, तो एक गाड़ी उसको हिट कर जाती है, उसके वजह से मम्मी का डेथ हो जाता है। अब इसको है ना 1 महीने तक वो ही दिख रहा है, तो जब भी वो रास्ते पे चलता है ना, उसको यही लगता है कि मतलब इसको भी गाड़ी ठोक देगी, या तो इसके साथ भी कुछ बुरा होगा, इसको अपनी मम्मी का फ्लैशबैक नजर आता है। बट इसी तरह की शिकायत कर करके 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए इस हादसे को, फिर भी उसको वही याद आ रहा है ना, तो मैं बोलूंगा ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये सबसे बुरा होता है उन केसेस में जहां वुमेन्स के ऊपर रेप होता है। रेप केसेस में कैसा है ना कि कई महीनों बाद भी है ना वो वुमेन को बार बार वही फ्लैशबैक याद आते हैं, ओके, डे टू डे लाइफ में उसको उसी तरह का सीन पूरा का पूरा याद आता है। या तो समझो कोई नेचुरल डिजास्टर है, भूकंप हुआ है जहां हमारे चाहने वालों की अगर डेथ हो गई है, ओके, तो उस तरह का फ्लैशबैक हमको बार बार आने लगता है। इसको हम बोलेंगे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वेयर द सिम्टम्स विल लास्ट फॉर मोर देन 1 मंथ विदाउट इंप्रूवमेंट। इसके टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है शॉक स्टेज। जैसी वो घटना हुई हम बहुत डिस्टर्ब रहते हैं और हम कुछ सोच नहीं पाते, कुछ दिनों तक कुछ सोच नहीं पाते, हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है, उसको बोलते हैं शॉक स्टेज। उसके बाद आता है सजेस्टिबल स्टेज। सजेस्टिबल स्टेज में देन वी आस्क अदर्स, फिर हम दूसरों से पूछने लगते हैं, उनकी राय मांगने लगते हैं कि भाई मैं ये परेशानी से कैसे बाहर आऊं,
मुझे क्या करना चाहिए अभी। ओके, सो दे विल आस्क अदर्स फॉर सजेशन एंड दे विल सीक गाइडेंस, उनसे गाइडेंस लेते हैं। बट एक बात बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही नाजुक पल होता है, सेंसिटिव पल होता है उनके जिंदगी का। अगर किसी ने कोई गलत सलाह भी दे दी ना तो ये उसको भी एक्सेप्ट कर जाते हैं। यानी समझो फॉर एग्जांपल एक लड़का है, उसके माँ बाप की हत्या हो जाती है। ओके, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल या तो मर्डर हो जाता है, और लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल किसी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। अब वो बहुत शौक में है, बहुत दुख में है, बहुत रोता है। फिर वो अपने दोस्तों से पूछता है, यार मैं बहुत दुख में हूँ, 1 महीने के ऊपर हो गया, फिर भी मेरे को फ्लैशबैक आ रहा है, मेरे को डर लगता है, रोना आता है, कंफ्यूजन होता है, काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, क्या करना चाहिए। उसका दोस्त बोलता है, ये ले सिगरेट, सिगरेट पी, सारे टेंशन को धुआं में उड़ा दे। तो ये गलत है ना, कि अगर कोई आपसे गाइडेंस ले रहा है, वो बहुत सेंसिटिव है, इस मोड पे, इस पड़ाव पे ना, उसको आप जो गाइडेंस दोगे ना वो मान लेगा। सो ऐसे टाइम पे ना, इसलिए आप लोग भी याद रखो कि गाइडेंस है ना उसी से लो। सलाह आप किससे ले रहे हो ना, वो बहुत मायने रखता है। जो अपने जिंदगी में सेटल्ड हो, जो अपने जिंदगी में सूझबूझ से बिहेव करते हो, जो विजडम रखता हो, उस इंसान से गाइडेंस लेना चाहिए। लास्ट स्टेज को बोलते हैं रिकवरी स्टेज। रिकवरी स्टेज में द पेशेंट इज रीगेनिंग द मेंटल बैलेंस, मेंटल बैलेंस वापस आता है, गेट्स आउट ऑफ द सिचुएशन, उसके हालात सुधरने लगते हैं। पर कुछ लोग कभी वापस नहीं आ पाते, उनके हालात वैसे ही बिगड़ते जाते हैं। ओके, सो सम कैन नॉट कम आउट ऑफ इट और दे कंटिन्यू टू स्टे इन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये समझा बच्चों। ओके, सो ये वाले सेक्शन में से डिप्रेशन पे शॉर्ट नोट आता है, बाइपोलर डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट आता है, और स्ट्रेस से रिलेटेड अक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे शॉर्ट नोट आता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। All right बच्चों, now let's continue. Our next topic is addictive disorders. बुरे बुरे सब्सटेंसेस की आदत लग जाना, उसको बोलते हैं एडिक्शन। शुरू करते हैं कहानी के साथ। ये कहानी है मोहन की। मोहन 20 साल का लड़का है जो कि पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उसके पिताजी अल्कोहल पीते हैं और उसके घर पे उसकी बहन है जिसका नाम है पायल। मोहन को ये महसूस होता है कि पायल को ज्यादा प्यार मिलता है, इसको प्यार नहीं मिलता है, और लोग इसको निग्लेक्ट करते हैं इसके फैमिली में। एक दिन मोहन के फ्रेंड्स उसको इनवाइट करते हैं एक पार्टी में, और उस पार्टी में है ना अल्कोहल सर्व किया जाता है। सो वहां मोहन सबसे पहली बार अल्कोहल पीता है और उसको पसंद आती है। ग्रेजुअली धीरे धीरे वो बार बार अल्कोहल पीने लगता है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना कि वो अपने जॉब पे, अपने कंपनी में भी है ना अल्कोहल पी के जाता है। सो उसका इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आता है, कंपनी के लोग बहुत डांटते हैं, फटकारते हैं उसको, उसका परफॉर्मेंस कम होते जाता है, द परफॉर्मेंस कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। बट मोहन अब अल्कोहल के बिना नहीं रह पाता है। अब इसका ओवरऑल नुकसान हो रहा है जॉब पे, पैसों के टर्म्स में और रिलेशनशिप के टर्म्स में। अब हम क्या कहेंगे, मोहन को क्या हो गया है, मोहन को हो गया है एडिक्शन। एडिक्शन यानी आदत लग गई है अल्कोहल की। अब ये जो एडिक्शन है ना, तरह तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, इसमें तरह तरह का ड्रग्स आ सकता है। अब ड्रग्स में कैसा है, कोकेन है, मॉर्फिन है, चरस है, गांजा है, ओके, हशिश है, मरुजुआना है, और उसके साथ साथ अल्कोहल। ये सारे सब्सटेंसेस की ना बुरी आदत लग जाती है। अब लोग अक्सर इस तरह के सब्सटेंस क्यों लेते हैं? लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको यूफोरिया आता है। यूफोरिया मीन्स अ सेंसेशन ऑफ वेल बीइंग, उनको बहुत बेहतर महसूस होता है। इसको है ना नशेड़ी लोग की भाषा में बोलते हैं दे फील वेरी हाई, यानी उनको है ना बहुत ऊंचाई महसूस होती है, उनको लगता है वो 7वें आसमान पर पहुंच गए, बहुत खुशी महसूस होती है, यानी खुशी की चरम सीमा, उसको बोलते हैं हाई। ओके, और इन अनदर फैंसी स्टाइल दे से दैट किक मिलती है यार। ओके, यानी सिगरेट पीने के बाद, दारू पीने के बाद, ड्रग्स लेने के बाद मुझे किक मिलती है, बिना ड्रग्स के मुझे किक नहीं मिलती, मुझे अच्छा महसूस नहीं होता है। अब जो लोग अल्कोहल और ये इस तरह के ड्रग्स लेते हैं ना, उनमें कैसा होता है, शुरू करते हैं एक छोटे से डोज के साथ, फिर धीरे धीरे डोज बढ़ते ही जाता है। एक मूड ऐसा आता है, फिर इस बात की आदत पड़ जाती है, फिर ये इंसान सामने वाले को नशे के लिए
फिर उसको पैसे देने लगता है, फिर चुरा चुरा के मोबाइल दे देता है, अपनी बहन का मम्मी के जेवर ला के दे देता है, और फिर है ना लूटपाट करने लगता है, डकैती करने लगता है, और इस तरह से कर करके उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और अगर ये ड्रग्स को अचानक से छोड़ दे तो इसके शरीर में कुछ खास किस्म के सिम्टम्स आते हैं जिसको बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स। विड्रॉल सिम्टम्स वो होता है, ये है ना एग्जाम में अगर पूछा ना लिखना आराम से, विड्रॉल सिम्टम्स वो होता है जहां इंसान अगर किसी भी तरह की आदत को छोड़ देना तो सब्सटेंस नहीं लेने की वजह से वो सब्सटेंस की याद आती है, यानी वो सब्सटेंस विड्रॉ कर लेने की वजह से ना इसको क्या क्या होगा, इसको ट्रेमर्स होगा, ट्रेमर्स यानी हाथ पैर कांपने लगेंगे एकदम, ओके, इसके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, फास्ट हार्ट बीट होता है, नर्वस हो जाता है, पूरा का पूरा पसीना पसीना हो जाता है, और बहुत इरिटेबल चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बार वॉमिटिंग सेंसेशन भी होने लगता है। सो इस तरह के सेट ऑफ साइंस और सिम्टम्स को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, जहां ड्रग्स बंद कर देने की वजह से, अल्कोहल बंद कर देने की वजह से जो बेचैनी होती है ना एक एडिक्ट में, उसको बोला जाता है विड्रॉल सिम्टम्स। अब एडिक्टिव डिसऑर्डर का सिम्टम क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि वो किसी भी तरह के ड्रग्स और अल्कोहल का एक्सेस कंजम्पशन करेगा। सेकंड, इनएबिलिटी टू रिड्यूस डोज, हद से ज्यादा दारू पिएगा, हद से ज्यादा ड्रग्स लेगा, और आते एडिक्शन के साथ साथ ना डोज कम नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट ज्यादा ही लेगा। नेक्स्ट, डिक्रीज इन सोशल कॉन्टैक्ट, अपने फ्रेंड्स से दूर हो जाता है, अपने कलीग्स से दूर हो जाता है, उनके साथ इतना संपर्क नहीं रखता है, कॉन्टैक्ट नहीं रखता है। कंटिन्यूड कंजम्पशन इवन आफ्टर इलनेस, बीमार हो जाएगा, सेहत खराब हो गई है, पेट दुख रहा है, लीवर पे सूजन है, फिर भी वो ड्रग्स और अल्कोहल लेते रहेगा। ओके, नेक्स्ट, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल्कोहलिक एनोनिमस। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों की मदद करता है सो एज टू गेट रिड ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल छोड़ने के लिए लोगों की मदद करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप है, एक है प्रेजेंट अल्कोहलिक ग्रुप और एक है एक्स अल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंट अल्कोहलिक ग्रुप क्या करता है ना, लोगों को बताता है कि अल्कोहल पीने से किस तरह से सेहत पे नुकसान पहुंचता है, लीवर खराब हो जाता है, स्टमक पे सूजन आता है, खून की उल्टी होती है, परिवार का नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, ओके, और आने वाले टाइम में कैंसर नाम की बीमारी का खतरा होता है। और एक्स अल्कोहलिक ग्रुप है ना, इन ही नशेड़ी लोगों को बोलता है कि देखो मैं भी पहले शराब पिया करता था, मैंने छोड़ दिया तो ये फायदे हुए, मैंने इस अंदाज से छोड़ा, बहुत मुश्किल था मेरे लिए पर मैंने हिम्मत बना के रखी। सो ये एक्स अल्कोहलिक ग्रुप वो लोग होते हैं जो आइडियली पहले अल्कोहल पीते थे, फिर वो लोगों को समझाते हैं कि देखो इस तरह से करो, तो इस ऐसे में क्या होता है ना, लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं और अल्कोहल छोड़ते हैं फिर। ओके, सो ये सारा का सारा सेक्शन तुम लिखना एडिक्टिव डिसऑर्डर में। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, दैट इज सिजोफ्रेनिया। 1911 में स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था पॉल यूजीन ब्लूलर। पॉल यूजीन ब्लूलर ने सिजोफ्रेनिया का शब्द सबसे पहली बार इस्तेमाल किया था, जहां सिजेन का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन का मतलब होता है माइंड। सो सिजोफ्रेनिया का मीनिंग इज स्प्लिट माइंड। मेनली इट स्टार्ट्स इन एडोलेसेंस, यंग अडल्टहुड में चालू होगा। ओके, जब इंसान 13 साल की उम्र का रहता है, 13 से 19 साल की उम्र, तब यूजुअली शुरू होता है। बच्चों में ये नहीं होता है, अक्सर ये एडोलेसेंट्स में होता है, टीनेजर्स में होता है। इट इज मोर कॉमन इन मेल्स, फीमेल्स में इसके चांसेस कम रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, सिम्टम्स। सिजोफ्रेनिया के दो तरह के सिम्टम है। ओके, एक पॉजिटिव सिम्टम है और एक नेगेटिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम अगर 1 महीने से ज्यादा, इफ इट इज फॉर मोर देन 1 मंथ रहे, या तो नेगेटिव सिम्टम इज मोर देन फॉर 6 मंथ्स, तब जाके हम बोलेंगे सामने वाले को सिजोफ्रेनिया है। अब पॉजिटिव सिम्टम्स में क्या क्या होता है? पहला है हेलुसिनेशन, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वहम। जैसे वो मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखा है आप लोग ने, संजय दत्त की पिक्चर है पार्ट 2 वाली। उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं, बट गांधी जी असलियत में होते हैं क्या? वहां नहीं होते। तो ये इसके मन का वहम है। दूसरा ना, ऐसे एग्जाम्पल देना, एग्जाम में ये सब लिखना। ओके, सो हेलुसिनेशन में ना पर्सन विल इंटरप्रीट फॉल्स टू थिंग्स विच आर एक्चुअली एब्सेंट, चीज है ही नहीं फिर भी वो उसको फॉल्स इंटरप्रीट करता है, फॉल्स समझ के लेता है। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, लेट्स से अनदर एग्जांपल,
पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी एक टाचनी भी गिरे ना उसका भी आवाज आ जाए, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। फिर भी अगर एक इंसान किसी और से बात कर रहा है जो इंसान है ही नहीं वहां पे, और इसको तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही है जबकि उस कमरे में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, सो इसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। यानी इसको कोई ना कोई परछाई दिखेगी या तो कोई ना कोई आवाज सुनाई देती है कि कोई इससे बात कर रहा है। अगर आवाज सुनाई देती है तो उसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ऑडिटरी यानी लिसनिंग। अगर कोई परछाई दिखाई देती है तो दैट इज विजुअल हेलुसिनेशन, विजुअल यानी नजर। कोई सुगंध इसको सूंघने में आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। वैसे गस्टेटरी हेलुसिनेशन हो सकता है, टेस्ट, अजीब स्वाद आने लगेगा इसको, वहम होता है। ओके, वैसे ही टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मेरे को कॉन्स्टेंटली ऐसे पीछे ठोक ठोक के बुला रहा है, मैं पीछे देखता हूं तो कोई नहीं है। ओके राइट, सो इस तरह का हेलुसिनेशन हो सकता है, ये एग्जाम में डिस्क्राइब करना। नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को डिल्यूशन भी हो सकता है। डिल्यूशन यानी फॉल्स बिलीफ। फॉल्स बिलीफ का सबसे बेस्ट एग्जांपल है somebody will kill me। सपोज एक इंसान को ना वहम हो जाता है कि भाई कोई मेरे को मार डालेगा, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे डिल्यूशन। इसके ऊपर से कहानी पढ़ते हैं हम। ये कहानी है रोनी की। रोनी 20 साल का लड़का है, उसने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, बहुत ही पॉपुलर है और बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सनालिटी का लड़का है। अब होता यह है कि कुछ दिनों से ना रोनी अपने दोस्तों के साथ मिक्स नहीं हो रहा है और उसने अजीब बदलाव देखा अपने बॉडी में। काम पे जा नहीं रहा है, काम पे छुट्टी मार रहा है, अचानक से काम पे छुट्टी मारने लगा। घर पे भी एकदम शांत शांत रहने लगा, किसी से बात ही नहीं कर रहा है और उसको वहम होने लगा, उसको हेलुसिनेशन होता है कि एज इफ कोई उसका पीछा कर रहा है, जबकि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, बट उसको वहम होने लगा और ये खुद ही से ज्यादा बात करने लगता है और एकदम एकांत पकड़ लेता है, किसी से बात नहीं करता है। एक दिन उसको ये महसूस होने लगता है अचानक से कि लोग उसके बारे में बुराई कर रहे हैं, लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, और अचानक से फिर ये चिल्लाने लगता है, अनजान जगह पे शोर शराबा करने लगता है और बोलता है कोई मेरे को मार डालेगा, कोई मेरे को मार डालेगा। लोग उससे पूछते हैं भाई कौन तुमको मार डालेगा, तो बोलता है मुझे मालूम नहीं पर कोई मेरे को मार डालेगा। अब ये जो है ना, इसको बोलते हैं डिल्यूजन, दैट इज फॉल्स बिलीफ। एग्जाम में ये सब पूरा डिस्क्राइब करना ओन वर्ड्स में, पूरा मतलब मैंने मेन वर्ड्स लिखे हैं, तुम एग्जाम में इसको भर डालना पूरा। नेक्स्ट, फिर है ना सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को होता है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। उसका स्पीच ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत शलत शब्दों का इस्तेमाल करके वर्ड्स को इधर से उधर जंप करेगा, सेंटेंस को इधर से उधर जंप करेगा, कुछ भी बोलने लगता है, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। देन देयर इज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। उसका बर्ताव भी है ना एकदम अजीब हो जाता है अचानक से, उसका बात करने का तरीका अलग हो जाता है, उठने बैठने का तरीका, ओके, फिर बॉडी लैंग्वेज एकदम अलग हो जाता है, सो उससे हमको पता चलता है। एंड लास्ट, इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट। इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट इससे रिलेटेड और एक केस से रिलेटेड हम बात करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक में दिया है। अब समझो फॉर एग्जांपल इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट, समझो कहीं मैयत हो रही है, फ्यूनरल है, किसी का डेथ हो गया, वहां इंसान हंसने लगता है जोर जोर से। और समझो फॉर एग्जांपल सब लोग हंस रहे हैं, वहां वो अचानक से गाली गलौज करके सबको रुला देता है। इसको हम बोलते हैं इनकॉन्ग्रुएंट इफेक्ट, यानी उसका बिहेवियर ना सर्कमस्टेंस के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। अब नेगेटिव सिम्टम्स में क्या क्या है? डिक्रीज्ड इमोशनल एक्सप्रेशन, वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं करता है किसी को। लैक ऑफ एंथुसियाज्म, उसको किसी बात में रुचि नहीं है। डिक्रीज इन स्पीच, किसी से बात ही नहीं करता है। ए सोशल एंड एपैथी, समाज में किसी के साथ उठता बैठता नहीं है, इतना कांटेक्ट ही नहीं रखता है, एकदम एकांत हो जाता है, अलग हो जाता है, इनडिफरेंट हो जाता है सबसे। एंड एनहीडोनिया, ये आता है एग्जाम में। एनहीडोनिया का मतलब देयर इज नो डीप पॉजिटिव इमोशन, देयर इज नो डीप पॉजिटिविटी, कोई पॉजिटिविटी नहीं है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये पूरा का पूरा जो सिजोफ्रेनिया है ना, एक पिक्चर है जिसका नाम है ब्यूटीफुल माइंड। ये पिक्चर बनी है जॉन नैश के ऊपर, जो कि एक मैथमेटिशियन है और इसको सिजोफ्रेनिया हो जाता है। इसमें ये दिखाया है कि ये कैसे इस बीमारी से बाहर आता है। 1994 में ओके नोबेल प्राइज मिला था फॉर गेम थियरी। ओके, इस पिक्चर को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ओके, एंड और सॉरी, जो मैथमेटिशियन है ना उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है और ये पिक्चर बहुत ज्यादा फेमस हुई है। सो ये पिक्चर में हमको ये दिखाया है कि कैसे सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है ना इस बीमारी से बाहर आता है। एनीवे, शॉर्ट में ना ये साइंटिस्ट का नाम लिख देना, स्प्लिट माइंड लिख देना,
एडोलेसेंट और मेल्स में शुरू होता है, सिम्टम्स पॉजिटिव नेगेटिव डिस्क्राइब कर देना बेटा। ओके, मूविंग ऑन लास्ट, अगर किसी को कोई भी साइकोलॉजिकल डिसीज है तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करें और उसको ट्रीट कैसे करें? सो आइडेंटिफाइंग एंड ट्रीटिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब आइडेंटिफाई करने के लिए रेड फ्लैग्स का इस्तेमाल किया जाता है। रेड फ्लैग्स यानी वो लक्षण जो बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक है साइकोलॉजिकल बीमारी में। जैसे अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, सो सुसाइडल थॉट्स इज रेड फ्लैग ऑफ डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, अब रेड फ्लैग्स होते क्या है? ये अल्टीमेटली सिम्टम्स होते हैं। और हमको पता कैसे चलेगा कि भाई किसी को साइकोलॉजिकल बीमारी है कि नहीं? नंबर 1, सो उस तरह के रेड फ्लैग वाले जो सिम्टम्स है ना, लंबे समय तक है, दे आर सिंस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दे आर इंक्रीजिंग इन सीवियरिटी, द सीवियरिटी इंक्रीजेस विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है ना, इनकी ये बीमारी बढ़ते जा रही है। एंड लास्ट, द सिम्टम क्रिएट्स प्रॉब्लम। इस सिम्टम के वजह से ना वो अपने डे टू डे लाइफ में ध्यान नहीं दे पा रहा है। सो अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ मिला, किसी को कोई मेंटल तकलीफ लंबे समय से है, दूसरा वो मेंटल तकलीफ समय के साथ साथ बढ़ती जा रही है, आज कोई दुखी है, कल बहुत दुखी है, कल रोने लगता है, परसों सुसाइड कर लेता है। ओके, सिम्टम इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, वो दुखी होने की वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट, और ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसपे अगर हम ध्यान देना तो हमको पता चलेगा सामने वाले को साइकोलॉजिकल डिजीज है कि नहीं? रेड फ्लैग सिम्टम, पहला इनएबिलिटी टू स्लीप, उसको नींद नहीं आ रही, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। ओके, उसको बहुत सारी फिजिकल कंप्लेंट्स है, हमेशा नेगेटिव फीलिंग्स माइंड में आती है, जैसे एंगर, जेलेसी, सैडनेस, फियर, ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स आती है। मेमोरी लॉस है, स्पीच, उसका बात करने का तरीका बदल गया, अचानक से गाली गलौज करता है। ओके, अचानक से उखड़ के बात करता है, रूड बात करता है। ओके, बैड थॉट्स उसके माइंड में आ रहे हैं, सीवियर कंफ्यूजन है एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्फ हार्म, खुद ही को नुकसान पहुंचाता है, खुद पे ध्यान नहीं देता है, सेल्फ निग्लेक्ट। ओके, सो ये सब के सब ना रेड फ्लैग सिम्टम्स होते हैं जो हमको साइकोलॉजिकल डिजीज को आइडेंटिफाई करने में काम में आते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीटमेंट में खाली है ना, ट्रीटमेंट का टाइटल याद रखना, फार्माकोलॉजी की मदद से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फार्माकोलॉजी मतलब ड्रग्स यानी अलग अलग तरह के मेडिसिन। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी दिया जा सकता है, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी दिया जा सकता है, जेस्टाल्ट थेरेपी दिया जा सकता है, फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी एंड इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी। ये सब थेरेपी का सिर्फ नाम याद रखना, एग्जैक्टली ये थेरेपी क्या होता है इसका काफी ज्यादा डिटेलिंग होता है, जो एक चैप्टर में इन अ नटशेल बताना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा। बट एग्जाम में ना सिर्फ ट्रीटमेंट के तौर पे ये सारे वर्ड्स मेंशन करके आ जाना। और आखिरी बात ये याद रखो कि किसी भी इंसान के लिए, ओके, साइकोलॉजिकल इंसान के लिए ये मानना कि हाँ मुझे साइकोलॉजिकल तकलीफ है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और दूसरा, उसको ये कह देना अरे तू तो निकल जाएगा इससे, तुझे डिप्रेशन है ना, ठीक हो जाएगा, ये बोलना बहुत आसान है, पर वो डिप्रेशन से निकलना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑल राइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कर दिया स्वाहा। आने वाले लेक्चर में हम लोग बाकी के चैप्टर्स को भी टारगेट करेंगे। आप इन सब पॉइंट्स का ना प्रॉपर नोट्स बनाओ, और कुछ कुछ जगह पे जहां मैंने सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हैं ना, उससे रिलेटेड जो स्टोरी बोली है उसको ओन वर्ड्स में लिख के नोट्स बना लो। ओके, ताकि एग्जाम में कुछ भी आएगा ना तो तुमको पेजेस भर देना एकदम अच्छे से। मन लगा के पढ़ते रहिए और साइकोलॉजी का पेपर पूरा का पूरा भर के आना एग्जाम में। ओके, सारे के सारे पॉइंट्स को ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग रट के जाएं। और मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया है। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू।